बच्चों, आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। ये वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आना ही आना है। इनमें से क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आने वाला पेपर है और साथ में जो यूपी टेट का आने वाला पेपर है, उसको फोकस्ड होते हुए और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनको फोकस होते हुए अब जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उन्हीं को लेकर के आपको पढ़ाई करनी है और उन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। और निश्चित बात है कि आपको जब पेपर होगा तो आपको इससे जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको पेपर में मिलेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अभिलेख। अभिलेखों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो शासक कौन शासक था जिसके टाइम पे कौन सा अभिलेख जो है वो हुआ। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग के राजा थे खारवेल। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है और खारवेल जो है इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य जो इनका जो अधिकारी था उसको इन्होंने जिम्मेदारी दी थी इसकी निर्माण कराने की। उसके बाद में अशोक के शासनकाल में इसका विकास किया गया था सुदर्शन झील का, और भी डेवलप की गई थी ये। तो सास को अशोक ने जो है वो जिम्मेदारी दी थी इस झील को आगे डेवलप करने की। उसके बाद में स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जो गुप्त शासक हुआ जिसके कारण में हूणों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए, और तो जो जीर्णोद्धार करवाया था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि जो रिपेयर की बात आती है। ठीक है, उसके बाद आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री और सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। सातवाहन शासक जो है इनका जो है ये उत्तर जो मौर्य काल की बात आती है, मौर्योत्तर काल जो था उसके बाद में जो है सुंग, सातवाहन और कनिष्क, ये जो कुषाण वंश था, तो ये वंश जो है वो जो मौर्य काल के बाद आते हैं। तो सातवाहनों की ये बात है कि सातवाहनों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी सातवाहन की, तो पहला तो इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन्होंने पहली बार जो है शीशे के सिक्के चलवाए थे। दूसरा है अपने नाम के आगे माता का नाम जुड़वाया था, जैसे गौतमी पुत्र बलश्री है तो ये भी सातवाहन था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति है या प्रयाग स्तंभ लेख है। ये अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त के टाइम पे ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ये सब संबंधित है समुद्रगुप्त से, और इसकी दिग्विजयों की जानकारी दे रखी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप लोग को पता है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के दोनों छोर से, और हर्षवर्धन जो थे वे गुप्तोत्तर काल में आते हैं, और ये जो है हर्षवर्धन जब नॉर्थ इंडिया में कन्नौज में और जो प्रयाग में इनके केंद्र होते हैं, वो कन्नौज राजधानी होती है, और कन्नौज में ही पांचवी बौद्ध संगति जो है वो हर्षवर्धन ने कराई थी। हर्षवर्धन के टाइम पे हैंसांग जो है वो भारत आया था बुद्धिस्ट की शिक्षा लेने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, और नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने। ठीक है, तो उसके बाद है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा में पड़ता है, और जो कि मालवा जो है ये मध्य प्रदेश में क्षेत्र है। यशोवर्मन इसके थे मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देता है ये। ग्वालियर अभिलेख है, ये प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार जो नरेश भोज के बारे में जानकारी देता है। फिर उसके बाद में भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। हूणों पर विजय का विवरण है इसमें। देवपाड़ा अभिलेख है, इसमें बंगाल शासक विजय सेन की बात कही गई है। तो ये सैन वंश जो था वो बंगाल में, पाल वंश, उसके बाद फिर सैन वंश, ये बंगाल में
जो है शासन किए थे इन वंश के लोग। सेन वंश में एक खास जो शासक है वो है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मण सेन के टाइम पे ही जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसने लिखी, तो ये जयदेव ने लिखी। फिर ये पूछा जाता है कि जयदेव किसके शासनकाल में था, तो ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में था। फिर है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, ये हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में बताता है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, ये सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अयोध्या अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है, ये सूंगों के बारे में बताता है, सूंगों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। भरोत अभिलेख, ये सुंगनैंड शब्द खुदे होने से सूंगों द्वारा निर्मित करवाया गया था ये अभिलेख। ऐरण अभिलेख, ये जो है भानुगुप्त का अभिलेख है और इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, अब हम दर्शन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन के प्रवर्तक की बात करते हैं। सांख्य योग या माफ कीजिए सांख्य योग नहीं, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये कपिल इसके प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के गौतम प्रवर्तक थे। योग दर्शन के पातंजलि थे। वैशेषिक के कणाद थे। और पूर्व मीमांसा ये जैमिनी की थी और उत्तर मीमांसा ये बादरायण की थी। तो ये इस पर भी अभी पीईटी का जो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन आए हैं। प्रमुख स्थल और नदी तट, यहाँ पर जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल दे रखे हैं और उनके नदी तट दे रखे, किस नदी के किनारे वो बसे थे। पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ और अकलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सबसे पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, या कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। तांबा सबसे पहले यूज़ किया गया था इस सभ्यता में। खेतड़ी माइंस जो है तब उस समय थी राजस्थान में, जो खेतड़ी माइंस कॉपर की है। तो हड़प्पा जो है ये दयाराम साहिनी ने इसका उत्खनन करवाया था, रावी नदी के तट पर है। रोपड़ ये सतलुज नदी के तट पर है, पंजाब में है ये। सुतका गैंडोर दाशक नदी के तट पर। लोथल ये डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, एक ये बंदरगाह भी था। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों जो है गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर ये भादर नदी के तट पर है। आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी स्थल बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता का, वो हिंडन नदी के तट पर है। इसमें अगर बताएं हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कौन कौन से जो जगह हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ में मांडा है जो कि जम्मू में है, अखनूर में। उसके बाद में जो ईस्ट में पड़ता है ये आलमगीरपुर पड़ता है। वेस्ट में सुतका गैंडोर है और सबसे वेस्ट में सबसे साउथ में दाइमाबाद है। ठीक है, ये हड़प्पा की सभ्यता के जो 4 कोने के स्थल हैं वो हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुरोहित और उपवेद। आरण्यक किसे कहते हैं? जो अरण्य में लिखे गए, यानी जो कि जंगल में वन में जा कर के लिखे गए, जिन संतों ने जिन ऋषि मुनियों ने लिखा उनको आरण्यक बोला गया। उनके द्वारा लिखे हुए जो भी इम्पोर्टेंट वर्क रहे उनको आरण्यक बोला गया है। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना, समीप बैठना। तो और उसके बाद बाकी पुरोहित और उपवेद के बारे में बताते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व बोली जाती है। माफ़ कीजिएगा। इसके 2 ब्राह्मण हैं, एक तो ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय कौशिकी आरण्यक भी हैं, ऐत्रेय कौशिकी उपनिषद भी हैं। होता या होत्र जो है इनका पुरोहित कहा जाता था ऋग्वेद का, और ये आयुर्वेद जो है ये उपवेद है। अच्छा, और ऋग्वेद में क्या है, एक तरह से ऋचाएँ लिखी हुई हैं, सूक्त लिखे हुए हैं। तो ये ऋग्वेद जो है वो उसके बारे में बताता है। सामवेद ये म्यूज़िक से संबंधित है, इसमें संगीत के बारे में वर्णन है। तांड और षड्विंश ये 2 ब्राह्मण हैं इसके। छांदोग उपनिषद और जैमिनी उपनिषद हैं, और यही जो है ये आरण्यक भी यही हैं, छांदोग उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। उद्गाथा जो है इसका पुरोहित बोला जाता था। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। फिर आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 यजुर्वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तिरीय और शतपथ ये 2 ब्राह्मण हैं। तैत्तिरीय शतपथ ये दोनों आरण्यक भी हैं।
तैत्तिरीय उपनिषद और वैदर्ण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। माफ कीजिएगा, ये 3 उपनिषद जो है ये यजुर्वेद में आते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। वैदर्ण्यक उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। उसके बाद अथर्ववेद, इसका पुरोहित कहा जाता है, वो कहा जाता था यजुर्वेद का। और धनुर्वेद जो है वो उपवेद है। अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण जो है गोपद ब्राह्मण, इसका आरण्यक इसमें कोई नहीं है। मुंडकोपनिषद की बात कही जाती है यहाँ, इसमें जो मुंडकोपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद, ये 2 उपनिषद जो है अथर्ववेद के हैं। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये आप लोग को तो पता ही है। फिर ठीक है, फिर ये है ब्रह्मा, इसके जो है पुरोहित थे। शिल्पवेद इसका उपवेद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समय। ये प्रथम जैन संगति जो है उसके समय, स्थल और अध्यक्ष, शासक और कार्य के बारे में है। ठीक है, तो 2 जैन संगतियाँ हुई हैं, उनके बारे में बता देते हैं। 300 ईसा पूर्व में ये पहली जैन संगति हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का जो है इस नगर का निर्माण किसने कराया था, ये भी क्वेश्चन आता रहा है। तो ये उदयन जो है या उदयभद्र जो नाम आता है उसने कराया था, उदय। और ये अशोक के बाद में ये शासक बना था उदयन। फिर अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। शासक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये प्रथम जैन संगति हुई थी। फिर इसके कार्य जो हैं 12 अंगों का प्रणयन, जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन भी हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वो बोले जाते जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो पूरी तरह नग्न रहते थे। ठीक है, द्वितीय जैन संगति की बात आती है। ये 512 ईस्वी में ये संगति हुई थी, वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे और धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था ये इसके टाइम पे, द्वितीय जैन संगति के टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं जनपद, राजधानी और क्षेत्र। ये 16 महाजनपदों की बात आती है। तो 16 महाजनपदों का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, तो 2 इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य है इसके, वो है पहला अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। ठीक है, अब आते हैं इसकी राजधानी पे, जनपद की, और उसके बाद में क्षेत्र पे। तो अंग, ये चंपा राजधानी, भागलपुर मुंगेर बिहार में। मगध, गिरिव्रज या राजगीर इसकी राजधानी, राजगृह पटना एवं गया क्षेत्र में है, ये बिहार में। काशी, वाराणसी का पूरा जो पुराना नाम है वो काशी था, तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, और वाराणसी के आसपास वाराणसी में ये बसा है। और कौशल, ये साकेत या श्रावस्ती एवं श्रावस्ती इसकी राजधानी बताई गई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। विज्य संघ जो है ये गणतंत्रात्मक था, और वैशाली इसकी राजधानी थी। मुजफ्फरपुर के आसपास बिहार में ये बसा हुआ है। मल्ल के कुशीनारा थे, और देवरिया और गोरखपुर के पास बसा हुआ है। चेदी की सुक्तमिति राजधानी थी, बुंदेलखंड में बसा हुआ है। वत्स की कौशाम्बी इलाहाबाद में, तो कौशाम्बी अभी जनपद भी बन गया है। कुरु की इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास में, मेरठ या हरियाणा का क्षेत्र बोला जाता है। पांचाल की अहिच या काम्पिल्य राजधानी थी, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। उसके बाद है सूरसेन की मथुरा राजधानी, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की, वो तक्षशिला थी। गांधार के टाइम पे ये था, उस समय ये महाजनपद था। और पेशावर और कश्मीर में ये बसा हुआ था, इसकी रेंज जो थी वो पेशावर से कश्मीर के बीच में थी। कंबोज की हाटक राजधानी थी, या राजपुरा बोल सकते हैं इसको, उत्तर प्रदेश की सीमा प्रांत पर ये लगता है। असमक की पोतन या पोटिल राजधानी, दक्षिण भारत का एकमात्र जो है ये जिला है, गोदावरी नदी के तट पर। अवंती की उज्जैनी राजधानी या महिष्मती, मालवा और मध्य प्रदेश में बसा। मत्स्य की विराटनगर, ये जयपुर के आसपास बसा है, राजस्थान में। अब इसमें पूछा जाता है कि एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल महाजनपद जो है वो 8 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं बौद्ध संगति पर। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो 4 बौद्ध संगति हुई हैं, ये हम लोग जानते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगीर में या राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगति
ये 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। सर्वकामी या सर्वाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई। उसके बाद तृतीय बौद्ध संधि ये 255 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स या उपगुप्त की इनको कहा जाता है। तो ये जो है ये अशोक के गुरु भी कहे जाते हैं, जिन्होंने जो है जिनके कांड है, जिनकी शिक्षा से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित किया था। और शिलालेख जो है वो 14 शिलालेख हैं अशोक के, तो उसमें 13वें शिलालेख में जो है ये वर्णन आता है कलिंग का। तो कलिंग युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था और पहला युद्ध भी था और एकमात्र युद्ध भी था जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और जिसके कारण जो है जहाँ पर जो है वो कलिंग युद्ध के पश्चात ही इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। उसके बाद चौथी बौद्ध संधि ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कुंडलवन में, कश्मीर में, और 72 ईस्वी में, प्रथम शताब्दी में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में जो है शक संवत भी चलाया गया था। ठीक। नेक्स्ट आते हैं विद्वान और उसके संरक्षक। कौन सा विद्वान किसके टाइम पे हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। जैसे उदयभद्र या उदय राज बात करें तो ये गुजरात का महमूद बेगड़ा इसका संरक्षक था, उदयराज का। ठीक है। और उसके बाद है हेमचंद कुमारपाल के टाइम पे हुए, अनिलवाड़ के चालुक्य इसका संरक्षक था, चालुक्य के शासनकाल में हुए थे। नागार्जुन, इन्होंने शून्यवाद के प्रवर्तक इनको कहा जाता है और ये कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। अमर सिंह, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हुए। अमर सिंह, छपड़क और कालिदास का, उसके अलावा जो है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये और अमर सिंह की बात आती है, और विशाखदत्त, ये सभी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कोई बाद में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उसने। फाहियान जो है चीनी यात्री, इसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। रवि कीर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे थे, और रवि कीर्ति ही ऐहोल अभिलेख के लेखक थे। ठीक है। तो ये चालुक्य और बादामी राजधानी थी चालुक्य की। वागपति राज, ये कन्नौज के यशोवर्मन वंश था, वहाँ पर उनके संरक्षण में जो ये विद्वान थे। भावभूति, ये भी कन्नौज के यशोवर्मन के टाइम पे थे। हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखी है, और ये जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल और महिपाल गुर्जर प्रतिहार के शासक काल में थे। सोमदेव, ये पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में थे। चंद्रबरदाई, ये भी पृथ्वीराज चौहान या तृतीय कहेंगे, तो इनके शासनकाल में थे। बाणभट्ट, ये हर्ष के शासनकाल में थे। उसके बाद दंडी थे नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, जो पल्लव थे, पल्लव वंश से संबंधित थे, पल्लव वंश के राजा थे। भैरवी, ये सिंह विष्णु, पल्लव वंश के शासनकाल के राजा थे सिंह विष्णु, उनके शासनकाल में भैरवी हुआ करते थे। तो भैरवी के बाद गुणाढ़ हैं, ये हाल शासनकाल, जो सातवाहनों का शासनकाल में हाल जो है वो जो शासक था। तो हाल जो है इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा शासक जो है सातवाहन शासक था जिसके जो कवि कहलाता था। तो सातवाहन शासक उदाहरण हाल कवि कहलाता था। ठीक है। तो हाल जो है ये कवि भी था। महावीराचार्य अमोघ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट में। जिनसेन, शाक्टायन, ये तीनों जो हैं ये अमोघ वर्ष राष्ट्र के शासनकाल में हुए। उसके बाद में जयदेव, ये इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद के लेखक थे ये, लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बंगाल में रहे। बिल्हण, विक्रमादित्य सिक्स्थ, कल्याणी के चालुक्य। और विज्ञानेश्वर भी विक्रमादित्य षष्ठम या 6 नंबर के जो विक्रमादित्य थे उनके शासनकाल में रहे थे, कल्याणी के चालुक्य वंश के थे ये। लक्ष्मीधर, ये गोविंद चंद्र गैड़वाल वंश का जो शासक था, गोविंद चंद्र गैड़वाल जो है उसके शासनकाल में थे, कन्नौज में। श्रीहर्ष, ये जयचंद के शासनकाल में थे, कन्नौज में। कल्याण, राजतरंगिणी लिखी है इन्होंने, तो ये हर्ष के शासनकाल में थे, कश्मीर में। उसके बाद फिरदौसी का शाहनामा,
ये लिखी इन्होंने महमूद गजनवी के टाइम पे। उसके बाद अमीर खुसरो बलबन से अलाउद्दीन खिलजी तक के टाइम में रहे थे। तो ये हिंद इनको कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं राजा और उपाधि। कौन से राजा की कौन सी उपाधि थी? हर्ष जो है वो उनकी राजपुत्र शिलादित्य उपाधि थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ये पल्लव शासक थे, इनकी उपाधि थी विचित्र चित्त। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासक, राज सिंह उपाधि थी। भोज प्रतिहार शासक थे, ये आदिवराह और मेहर भोज की उपाधि धारण की थी। देवराय द्वितीय ने जो विजयनगर के शासक थे, गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। ये गजबेटकर की उपाधि पूछी जाती है। इमादी देवराय और प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय ने विजयनगर में जो रहे हैं, विजयनगर के शासक रहे कृष्णदेवराय। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवन राज, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, ये सभी जो है जो उपाधि कृष्णदेव की थी। ठीक है, तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि पूछी जाती है। और अमुक्त माल्यद जो है इन्होंने लिखी थी तेलुगु भाषा में। आदित्य प्रथम चोल शासक था, तो इन्हें मदुरई कौंड बोला गया। इनको राजेंद्र द्वितीय जो चोल थे वो कुलोत्तुंग चोल के जो है ये राजा थे, ये इनकी उपाधि थी। कुलोत्तुंग द्वितीय की चोल की ये राजेंद्र द्वितीय उपाधि थी। विक्रम चोल ये रहे थे, ये त्याग समुद्र और अहलंका इनकी उपाधि थी। और कुषाण वंशों की उपाधि, कुषाण वंश के जो थे खास तौर से जो बात आती है तो कनिष्क की उपाधि देवपुत्र थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं लेखक और उनकी पुस्तकें। प्राचीन काल में कौन कौन से लेखक हुए हैं जिनकी जो पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, ये भी इससे भी जो क्वेश्चन जो है बनता है। वेद व्यास महाभारत और भगवद गीता इन्होंने लिखी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी। भावभूति उत्तर रामचरित्र। भारवी ने किरातार्जुन लिखी। माघ ने शिशुपाल वध लिखी। वारय मिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टनियम लिखी, आर्यभट्टियम। कल्लण ने राजतरंगिणी लिखी। बाणभट्ट कादंबरी लिखी। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी इनकी। शूद्रक ने मृक्षकटिकम लिखी थी। इंग्लोडिकल जो संगम काल में हुए तो उन्होंने शिल्पाधिकारम लिखी। सत्यनारायण जो है ये मणिमेखलाई ने लिखी। अल्लासानी पेदन्ना जो है इन्हें मनुचरितम लिखी। दंडी ने 10 कुमार चरित्र लिखी। अवंती सुंदरी लिखी। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखी। और चाणक्य की अर्थशास्त्र है, मैगस्थनीज जो था उसकी इंडिका थी। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। कुमार संभव, रघुवंशम, वेगदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्षीय और ऋतु संहार, ये जो है ये कालिदास की जो है कृतियाँ हैं। महाकवि भास इन्होंने स्वप्न वासवदत्ता लिखी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखी और जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। उसके बाद आते हैं विष्णु शर्मा, पंचतंत्र आप जानते ही हैं। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और हर्षचरित लिखी। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली लिखी। ठीक है, उसके बाद में बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी ये। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। विज्ञानेश्वर ने विताक्षरा लिखी। गुलबदन बेगम ये मध्यकाल का आ गया है, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। सूरदास ये सूरसागर की रचना की थी, साहित्य लहरी की रचना करी थी इन्होंने। और रसखान ये प्रेम वाटिका की रचना करी थी। कबीर ने बीजक, शबद, रमेनी ये कबीर के थे ग्रंथ। और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत थी। ठीक है, तो ये मेजर कुछ टॉपिक्स थे जिन पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम कंटिन्यू करेंगे वीडियोस को। आने वाले वीडियोस रहेंगे, ख़ास तौर से ये यूपी पुलिस और यूपी टेट और उसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं जितनी भी आने वाली हैं उसको ध्यान में रख करके जो भी अब आगे क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली कराएंगे तो उसको लेकर के होंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।